नमस्कार। आज हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट माने होता है समुच्चय। किसी वस्तु के सुव्यवस्थित सुसंगठित समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है इंग्लिश में? एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। कोई ऐसा कलेक्शन, कोई ऐसा समूह जो कि वेल डिफाइंड हो, अच्छी तरह से परिभाषित हो, एंड डिस्टिंक्ट माने एक निश्चित ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेट या समुच्चय कहते हैं। समुच्चय की अंग्रेजी होती है सेट। तो इसमें द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वह इसके एलिमेंट या मेंबर कहे जाते हैं या सदस्य कहे जाते हैं। जैसे हमने कहा फलों का समुच्चय। फलों का समुच्चय क्या है? फल बहुत से हमारे पास हैं, केला है, आम है, सब अमरूद है, बहुत सी चीजें हैं। तो ये फलों का समुच्चय कहलाएगा। तो कोई भी चीज जिसको कि हम परिभाषित कर सकें उसको हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कह रहा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन किसे कहेंगे? वेल डिफाइंड माने अच्छी तरह से सुपरिभाषित चीजें क्या क्या है। तो उसमें पहला हमने लिया था कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स को, वॉवेल्स माने होता है स्वर, स्वरों का समुच्चय अंग्रेजी अल्फाबेट में जो है वह वेल डिफाइंड सेट है। क्यों? क्योंकि वो एक निश्चित है। ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, ये स्वर हैं और इनको हम परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए क्या है? सेट है। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। पहले 5 प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है, 2 के बाद 3, 5, 7 और 7 के बाद 11। तो ये हमारे पहले 5 प्राइम नंबर हो गए। फिर इसके बाद क्या रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर जो है वो भी एक सेट के रूप में लिखे जा सकते हैं। ऑड नेचुरल नंबर को हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर में पहला ऑड नेचुरल नंबर हमारा हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 3, 5, 7 एक्सेट्रा। फिर इसी तरह है द कलेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको हमको 2 तो इसके आंसर मिलते हैं, 3 और 2। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको भी हम रख सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। सभी स्टेट ऑफ इंडिया को हम परिभाषित कर सकते हैं कि ये स्टेट हैं। स्टेट की डिफिनीशन देंगे और डिफिनीशन देकर हम उसको क्या कर सकते हैं? परिभाषित करके एक सेट के रूप में लिख सकते हैं। फिर अगले बार है कलेक्शन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 210 का, जो आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर जो आएंगे उनका कलेक्शन किया जाएगा, वह क्या कहलाएगा? एक वेल डिफाइंड सेट है। यानी कि हमने डिफाइंड सेट की हमने परिभाषा बता दी। ऐसे सेट किसे कहते हैं? सेट वह है जिसको कि हम सुपरिभाषित सुसंगठित समूह, वस्तुओं के समूह को हम समुच्चय कहते हैं। ऐसे आप जानिए कि घर में लोग पहनते हैं सफारी सेट। सफारी सेट क्या होता है? सफारी सेट में उसी कलर का पैंट पहना जाता है, उसी कपड़े का शर्ट बनवाया जाता है। फिर औरतें साड़ी सेट पहनती हैं। साड़ी सेट में साड़ी जिस कलर की लेती हैं उसी कलर का ब्लाउज लेती हैं, उसी कलर की लिपस्टिक लेती हैं, उसी कलर का बिंदी लेती हैं, सारी चीजें लगा लेती हैं। तो वो एक सेट है। हम शुरू से ही कहते हैं कि एक सेट, किताबों का सेट में हमारा पूरा सेट दिया रहता है। कक्षा 11 का सेट, मैंने कक्षा 11 की सारी किताबें एक साथ रख दी जाती हैं। तो वो एक सेट की परिभाषा है। तो सेट को अच्छी तरह से समझ जाइए कि जिनको हम परिभाषित कर सकें और जो सुसंगठित सब वस्तुओं का समुच्चय हो उसे हम सेट कहते हैं। और नॉन वेल डिफाइंड सेट किसे कहते हैं? नॉन वेल डिफाइंड माने जो कि परिभाषित न किए जा सके। जैसे द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया किस आधार पे? अच्छा क्रिकेट प्लेयर। यहाँ पे गुड को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। गुड क्रिकेट प्लेयर को हम परिभाषित नहीं कर सकते। कौन गुड प्लेयर क्रिकेट है? कौन बढ़िया खेलता है क्रिकेट? ये हम परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं परिभाषित कर पा रहे हैं? क्योंकि खेलने का अभिप्राय अलग अलग हो सकता है। कहीं पे खेलने का मतलब हमारा क्या कहते हैं कि बैटिंग से हो सकता है बहुत अच्छा प्लेयर हो, कोई बॉलिंग का बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है, कोई विकेट कीपिंग का बहुत अच्छा प्लेयर होता है, कोई कैच करने वाला बहुत अच्छा प्लेयर होता है, कोई फील्डिंग करने वाला बहुत अच्छा प्लेयर होता है। तो उसकी परिभाषा हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये क्या है? वेल डिफाइंड सेट नहीं है।
द कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट इन क्लास 11, कक्षा 11 के तेज लड़के। अब तेज लड़के में हम किसको तेज मानते हैं? तेज का मानक यहाँ पर नहीं निर्धारित किया गया ब्राइट स्टूडेंट का। ब्राइट स्टूडेंट का मानक निर्धारित करना चाहिए कि मैथमेटिक्स में तेज, कि केमिस्ट्री में तेज, कि फिजिक्स में तेज, किस विषय में तेज। तो यहाँ पे जब ये तेज का निर्धारण नहीं है तो ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है। फिर द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द वर्ल्ड, सुंदर लड़कियों का समुच्चय। विश्व में कौन लड़की सुंदरता के मानक पे है, ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्धारित करता है। कोई किसी को सुंदर मानता है, कोई किसी को सुंदर मानता है। तो सुंदरता का कोई मानक निर्धारित नहीं है। अगर सुंदरता का मानक निर्धारित होता तो हम इसको सेट की श्रेणी में रख सकते थे, लेकिन मानक निर्धारित न होने के कारण इसको सेट की श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, रिच पर्सन इन इंडिया कौन होंगे? रिच पर्सन की यहाँ कोई सुपरिभाषित परिभाषा नहीं दी गई है। सुपरिभाषित परिभाषा का मतलब यह हुआ कि कितने रुपए पे माना जाए कि वो रिच पर्सन है, अमीर आदमी है। अमीर की क्या डिफिनीशन है वो नहीं बताया गया है कि 75 करोड़ रुपए रखने वाला क्या कहते हैं कि अमीर कहलाएगा, कि 1 लाख रुपए रखने वाला अमीर कहलाएगा, कि 10,000 रुपए रखने वाला अमीर कहलाएगा। तो इस तरह यह भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो सेट का डिफिनीशन हुआ एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। एलिमेंट क्या थे? जो उसमें उपस्थित होंगे वही एलिमेंट होंगे। जैसे वॉवेल्स की अवस्था में AEIOU इसके एलिमेंट्स हैं। किसी भी सेट में उसके एलिमेंट को केवल एक बार लिखा जाता है, अगर चाहे वो कई बार आए। जैसे इलाहाबाद के शब्दों का समुच्चय लिखना हो तो हम उसमें यर कई बार आया है, ए कई बार आया है, लेकिन उनको एक एक बार ही हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तरफ चलते हैं। दूसरी बात यह है कि इसको रिप्रेजेंट करना तरीका क्या है, सेट को हम लिखेंगे कैसे। समुच्चय को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं वह उस पर चर्चा की जाएगी। तो पहला तरीका हमारा जो है वह यह है कि टेबुलर और रोस्टर और इनुमेरेशन मेथड। कौन सा? इसको 3 नाम से जानते हैं, टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड या इनुमेरेशन मेथड। तीनों तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको परीक्षा में लिख सकता है, पूछ सकता है कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। In this method, we list all the members of the set separately, them by means of commas and enclosing them in curly brackets. इसमें लिखने का तरीका यह होता है कि हम सभी एलिमेंट्स को कामा देके एक मझले ब्रैकेट के बीच में लिख देते हैं सेट को। यह सबसे आसान तरीका होता है टेबुलर, रोस्टर और इनुमरेशन मेथड। ये जो है तीनों नाम से पकड़ा जाता है, टेबुलर मेथड, रोस्टर मेथड और इनुमरेशन मेथड। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ए बराबर है AEIOU, सबके बीच कामा लगाया, एक एलिमेंट को एक बार लिखा और इसको हमने करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। दूसरा लिखा बी बराबर 2, 4, 6, 8, 10, इसको भी हमने करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ये भी कौन सा मेथड है? टेबुलर, रोस्टर और इनुमरेशन मेथड। ये तीनों मेथड एक ही मेथड के नाम। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल और प्रॉपर्टी। इसको हम 3 नाम से जानते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं, रूल के नाम से जानते हैं, रूल फॉर्म के नाम से जानते हैं, या प्रॉपर्टी बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है इस मेथड में? इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट वी राइट द सेट बाय सेम स्पेशल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज satisfied by all elements and write it each and। कैसे किया लिखा जाता है इसको? इसको हम उसके प्रॉपर्टी, उसके गुण के आधार पर हम क्या करते हैं, सेट को मझले ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। जैसे हमने पहले वाले का मतलब AEIOU को चेंज किया तो ए को हम लिख सकते थे X, सच दैट X इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हमने X को परिभाषित कर दिया कि X क्या है? X अंग्रेजी अल्फाबेट का वोवेल है, और अंग्रेजी अल्फाबेट के वोवेल लिखने होंगे तो क्या हो जाएगा? AEIOU। यानी कि हमने टेबुलर फॉर्म से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया सेट ए को। इसी तरह से हम सारे सेटों को चेंज करेंगे। बी वाले पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे इवेन नंबर्स हैं। इवेन नंबर्स हैं 2 से लेकर 10 तक। तो कह रहा है कि बी को क्या लिख सकते हैं? X such that X is an even natural number। ये इवेन नेचुरल नंबर है जहां 2 क्या है, बराबर है या छोटा है या बराबर है x से। तो x के बराबर है 2
और 10 का मान भी क्या है, 10 से x का मान जो है 10 से छोटा है या 10 के बराबर है, यानी कि जो 2 से 10 के बीच की संख्याएं हैं वह इसके अंतर्गत आ गई। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिखने का तरीका जान गए। अब टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें हमें डिफाइन करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, और टेबुलर फॉर्म में सिर्फ कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत लिख दिया जाता है। इस तरह हम क्या करते हैं, सेट को बना लेते हैं। तो पढ़ते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इस पे अगर हम प्रकाश डालें तो टाइप्स ऑफ सेट्स कई प्रकार के हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। इसको 3 नामों से पुकारते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं या वाइड सेट कहते हैं। कहते किसे हैं, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपस्थित ना हो, एक भी अवयव उपस्थित ना हो, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे कह दिया जाए, ऐसे आदमियों का समुच्चय बताओ जिसके 4 पैर होते हों, तो ये एम्प्टी सेट में आ जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के 4 पैर नहीं होते हैं। इसी तरह में लिखा x such that x belonging to n, x जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, x का मान 3 से अधिक है और 4 से कम, तो 3 से अधिक और 4 से कम प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट है। इसको फाई से डिनोटेट करते हैं, फाई से डिनोटेट करेंगे, या नहीं तो हम कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ देंगे तो भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर नॉन एम्प्टी सेट माने अरिक्त समुच्चय, ए सेट विच हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए नॉन एम्प्टी सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, एक अवयव हो, उसको हम नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे। जैसे कहते हैं ए बराबर, समुच्चय के बीच में 0 संख्या लिखी, 0 का मतलब कुछ होने का नहीं मतलब है, यहाँ पे 0 एक नंबर है जिसको कि हमने कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा है, इसलिए ये नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट माने एकल समुच्चय जिसे कहते हैं, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। हमने ए बराबर लिखा बनाना, बनाना को कर्ली ब्रैकेट में लिखा, खाली केला उसमें एक अवयव डाला है, इसलिए क्या है, ये सिंगलटन सेट है। एक से ज्यादा अवयव होते तो सिंगलटन सेट नहीं होता। फाइनाइट सेट, a set in which the process of counting of elements surely comes to an end is called a finite set। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक निश्चित हो, जिसको कि हम गिना जा सके, गिन के बता सकें कि उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 10 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट की डिफिनीशन में कहते हैं। जैसे a बराबर दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक, मतलब अप टू 10 तक की संख्या है, इसमें कुल संख्या का मान है 10, और इसलिए ये कैसा है, फाइनाइट सेट कहलाए। दूसरा है इनफाइनाइट सेट, ए सेट इन विच नॉन फाइनाइट इज कॉल्ड ए इनफाइनाइट सेट। जो फाइनाइट ना हो, जो निश्चित ना हो, उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट की विशेषता यह होती है कि उसमें अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का हमने सेट लिख दिया 1 2 3 4 5 डॉट 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 लगातार चलेगा, तो ये कहां तक जाएगा, अवयव को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए क्या है, इनफाइनाइट सेट है। हमने कहा कि इवन नंबर्स का सेट हमने लिख दिया 2 4 6 8 10 के बाद डॉट 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 चलते चले गए, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। इनफाइनाइट सेट में हम अवयवों को नहीं गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट के अंतर्गत हम अवयवों को गिन सकते हैं, उनकी एक निश्चित संख्या होती है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर किसी फाइनाइट सेट यानी कि निश्चित समुच्चय का क्या होता है, जो नंबर, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर ऑफ टू बी डिनोटेड बाय एन। तो कार्डिनल नंबर कहते किसे हैं, किसी फाइनाइट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स की जो टोटल संख्या है उसको n करके लिख देंगे, इस तरह से n करके लिख देंगे, वही कार्डिनल नंबर कहलाएगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 1 3 5 7, ये एक सेट लिखा था, हमने इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी थी, 1 2 3, और 2 बार 1 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 2 बार 1 को कई बार 1 पढ़ा जाएगा,
इसलिए इसको अगर अच्छे से लिखा जाता तो इसको लिखा जाता 1 3 5 7। तो इस तरह से लिख सकते थे। इसलिए इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4, तो कार्डिनल नंबर इसका 4 हो गया। अगर किसी में 5 एलिमेंट्स है तो कार्डिनल नंबर 5 हो जाएगा। अगर 10 एलिमेंट्स है तो कार्डिनल नंबर 10 हो जाएगा। अगर ये सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए ही कार्डिनल नंबर लिया जाता है, इनफाइनाइट सेट में कोई कार्डिनल नंबर नहीं लिया जाएगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। सबसेट, सबसेट क्या होता है, जिसको क्या हम उप समुच्चय कहते हैं, हिंदी में इसको उप समुच्चय कहते हैं। जो समुच्चय से ही निकला हुआ हो, उसका ही एक भाग हो, उसको हम क्या कहेंगे, उप समुच्चय कहेंगे। जो किसी समुच्चय में से निकाला गया हो, जैसे हमने कह दिया कि 3 चीजें ली थी हमने, केला अनार संतरा। केला अनार संतरा में से हमने एक समुच्चय बना दिया अनार संतरा का, केला का एक अलग समुच्चय बना दिया। तो उप समुच्चय जो केला का निकल के गया है, केला अनार संतरा में से, तो एक समुच्चय ये हो गया, और अनार संतरा का जो एक समुच्चय है वो अलग हो गया, और केला का एक समुच्चय अलग हो गया। ये केला अनार संतरा 3 चीजें जो हमने ली थी उसमें से निकाले गए उप समुच्चय हैं। तो कह रहा था सेट बी इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ ए। सेट बी को हम ए का सबसेट या उप समुच्चय कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। यदि बी के सारे अवयव ए के भी अवयव हुए तो बी ए का उप समुच्चय कहलाएगा। हम इसको लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए is read as B is a contains A in A और B is subset of A। हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, B contains A, या हम इसको पढ़ सकते हैं B is subset of A। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A contains B, A B को रखता है, या B is subset of A। इसको फिर से भी हम पढ़ सकते हैं। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? A set B is said to be a proper subset of A if every element of set B is an element of A, whereas element of A is not an element of B। B जो है A का उचित उप समुच्चय कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। कब? जब B का सभी अवयव A में उपस्थित हो और A का सभी अवयव B में उपस्थित न हो। जैसे 1 2 3 हमने सेट ए लिया है, बी लिया है 1 2, तो ये क्या है, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, और बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए लिखेंगे। इस तरह लिखाएगा बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हैं, लेकिन ए के सारे अवयव बी में उपस्थित नहीं है। इसलिए बी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। प्रॉपर सबसेट के लिए जरूरी है कि जो सबसेट है उसके सारे एलिमेंट्स, जो मूल जो सबसेट दिया गया है ए, उसमें क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो प्रॉपर सबसेट ऑफ कहलाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी का कब होगा, जब 1 2 3, यहाँ पे 1 2 लिया गया तो 1 2 सभी अवयव किसमें उपस्थित हैं, ए में उपस्थित है, इसलिए प्रॉपर सबसेट है। किसे कहते हैं? पावर ऑफ सेट जो है, द सेट formed by all the subset of a given set A is called the power of a set A। जो सेट A जो है वो उसके सभी सबसेट, यानी कि किसी दिए गए सेट के सभी उप समुच्चयों से बने हुए सेट को हम पावर ऑफ सेट कहते हैं। जैसे हमने लिखा एक सेट ए लिखा 1 2 3, अब इसके उप समुच्चय कौन से होंगे, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी सेट का उप समुच्चय फाई जरूर होता है, यानी कि नल सेट जो है सभी का उप समुच्चय होता है। तो उप समुच्चय लिखेंगे तो एक हो गया फाई, दूसरा हो गया, हमने एक एलिमेंट ले लिया एक, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, ये 3 उप समुच्चय और आ गए इसके। क्योंकि बी जो, अगर इसको बी माना जाए तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी अवेलेबल इन ए बट नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज नॉट अवेलेबल इन बी। तो ये उचित उप समुच्चय बनते चले गए। ये 3 जो है ये भी इसका उप समुच्चय होगा, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर 1 2 हमने ले लिया। इस तरह से हमने क्या किया, सभी समुच्चयों को एक में मिलाकर लिख दिया। ये पावर ऑफ सेट कहलाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, पीए जो पावर ऑफ सेट जो लिखा गया है उसमें ये जो एलिमेंट लिखे गए हैं, सबसेट लिखे गए हैं, इनकी संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 की संख्या आती है। ये 8 की संख्या ही क्यों आ रही है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि अगर PA का मान निकालना है तो 2 टू द पावर m, वेयर m इक्वल टू क्या है, n है, कार्डिनल नंबर है, उस सेट का कार्डिनल नंबर है। जैसे A का कार्डिनल नंबर n, A का मान क्या होगा, यहाँ पे n A का मान अगर हम निकालते हैं तो 1 2 3 एलिमेंट्स है तो 3 होगा। और जब 2 टू द पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 2 टू 4 टू 8, यानी कि 8 उप समुच्चय इसके बनेंगे। कितने उप समुच्चय बनेंगे, इस तरह हमको पता चल गया कि किसी भी सेट में उपस्थित एलिमेंट्स के आधार पर उप समुच्चयों की संख्या हम काउंट कर सकते हैं। परीक्षा में लिखने को आता है 5 एलिमेंट दे दिए गए और कहा गया इसके सारे उप समुच्चय लिखिए, तो सारे उप समुच्चय बनाते समय हम गड़बड़ा जाते हैं। तो हमको फार्मूला यदि याद है PA बराबर 2 टू द पावर m होता है, यानी सभी जो पावर ऑफ सेट जो होता है उसका मान जो 2 टू द पावर m के बराबर होता है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा हमको पता चल जाएगा। तो 5 दिया है तो 2 टू द पावर 5 हो गया, तो 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32, यानी 32 सबसेट बनेंगे। उसके कितने सबसेट बनेंगे, 32 सबसेट बनेंगे। हमको कहीं गड़बड़ाना नहीं है, जिनके आराम से हम लिख सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि फाई सभी का उपसमुच्चय होता है। अब अगर फाई को ही ले लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम फाई को ही ले लें जिसमें कि एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारा समुच्चय की संख्या कितनी, 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो हमारा सुपर सेट जो बनेगा फाई का वह सिर्फ एक ही होगा, वो फाई लेकर ही हो जाएगा। और वही क्या कहते हैं कि उपसमुच्चय पावर ऑफ सेट हमारा कहलाएगा। इक्वल सेट कौन से कहलाते हैं, यदि दो सेटों में A और B यदि दो सेट लिए जाएं, उसमें एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो और वही एलिमेंट जो A में है वही एलिमेंट B में भी उपस्थित हो, तो उसको हम इक्वल सेट कहते हैं। Two sets A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। प्रत्येक A का अवयव प्रत्येक B में हो और B का प्रत्येक अवयव A में हो और एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो, तो वो क्या होगा, यह क्या कहते हैं कि इक्वल सेट कहलाएगा। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट में 2 फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent set if n equal to nb। कहने का मतलब कि दो सेट A और B इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे कब, जब उनके एलिमेंट्स की संख्या आपस में बराबर हो, भले वो एलिमेंट्स उसमें हो या ना हो। इक्वल सेट में जरूरी था कि एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो प्लस एलिमेंट भी हमारे वही होने चाहिए जो कि पहले सेट में थे। लेकिन इसमें इक्विवेलेंट सेट में यह होता है कि एलिमेंट्स की संख्या सिर्फ बराबर होनी चाहिए, तो वे दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। जैसे हमने सेट ए लिया 1 2 3, सेट बी लिया ABC, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, तो n बराबर 3, nb बराबर 3, तो इस तरह से हम क्या लिख देते हैं, इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट B हो गया, A जो है B के इक्विवेलेंट सबसेट कहलाएगा। फिर एक कंपेरेबल सेट्स, कंपेरेबल माने जिसकी तुलना की जा सके, ऐसे कौन सा सेट होते हैं, 2 sets A and B are said to be comparable if one of them is a subset of the other। यदि उसमें से दो सेट तुलनात्मक सेट कहलाएंगे यदि उसमें से एक सेट जो है वह दूसरे सेट का उपसमुच्चय हो या सबसेट हो। जैसे हमने लिया A बराबर 1 2 3, B बराबर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे A जो है सबसेट है किसका, B का, इसलिए क्या कहते हैं कि ये कंपेरेबल सबसेट, कंपेरेबल सेट कहलाएंगे। यूनिवर्सल सेट हम ऐसा सेट लिखते हैं जिसमें कि सारे सेट समाहित हो, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इन एनी डिस्कशन इन ए सेट थ्योरी देयर ऑलवेज हैपन टू बी ए सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स एंड डिनोटेड बाय U। इसको U से डिनोटेड किया जाता है। सर ने A लिखा 1 2 3, B बराबर लिखा 4 5 6, C बराबर लिखा 1 7 8, तो इसके यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आज हमने इस वीडियो में हमने सेट के बारे में पढ़ा, सेट कहते किसे हैं, सेट के कितने प्रकार होते हैं, सेट के प्रकार के बारे में पढ़ा, सेट लिखने का तरीका क्या होता है उन तरीकों के बारे में पढ़ा। 3 बातें हमने पढ़ी। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए और दोहराइए। जो परिभाषाएं हमको याद होंगी, जो हमको डिफिनीशन याद रहेंगी,
तो सवाल लगाने में बहुत अधिक सुविधा हमको मिलेगी, क्योंकि अगर डिफिनीशन हमको याद नहीं होती है तो सवाल हमारे आसानी से नहीं लग पाते हैं। इसके सवाल के लिए, आगे की चीजें देखने के लिए इसका पार्ट 2 देखना जरूर भूलिएगा मत। दूसरी बात कि अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।